इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो एक दूसरे के बिना आधे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक पूरा मैप है, और जो टैरो है वो चलना सिखाती है उस मैप के ऊपर, रोड मैप के ऊपर। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको हम दूर नहीं कह सकते। हम टैरो कार्ड से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जान सकते हैं। फ्यूचर का पता चल जाएगा कि आगे उसके साथ 1-2 महीनों में क्या होने वाला है। अगर किसी के ऊपर कोई ईविल आई है और कुछ नेगेटिव एनर्जी उसके पास है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसकी कुंडली, होरोस्कोप या टैरो देखने की ज़रूरत पड़े। सामने इंसान का ऑरा बता देता है कि वो किसी नेगेटिव एनर्जी के अंदर है। हमारे टैरो में कुछ 2-3 कार्ड ऐसे होते हैं, जैसे मून कार्ड है, डेविल कार्ड है, जो बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग किसी नेगेटिव एनर्जी के वश में है या इसके ऊपर किसी नज़र का साया है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग मोडालिटी, अलग अलग रहस्यों के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टैरो की। टैरो हमेशा हम जब भी सुनते हैं तो एक एक्साइटमेंट, एक अलग एंथुजियाज्म हमारे अंदर भर जाता है कि टैरो होता क्या है। क्या एक कार्ड हमारी पूरी लाइफ की प्रिडिक्शन कर सकता है, या हमारे हर एक इवेंट के बारे में हमें बता सकता है? तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जहाँ हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, ग्रह, नक्षत्र, दशाएं की बात करते हैं, वो हमारे टैरो में कैसे लिंक्ड होती हैं। क्या टैरो और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है भी या नहीं? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट ए.के. खुराना जी से, जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है, अलग अलग मोडालिटीज़ के थ्रू लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है काफ़ी लोगों की। और साथ में ही हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट आई हैं साक्षी जी, जो कि 5 साल से न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी से रहस्यों के बारे में जान चुकी हैं, और उनकी मदद से काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उन्होंने भी बहुत हेल्प करी है। तो चलिए दोनों से ही जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो, ये दो अलग अलग मोडालिटीज़ कैसे एक दूसरे से लिंक करती हैं। वेलकम सर, वेलकम मैम, कैसे हैं आप लोग? हेलो ज्योति, कैसी हो? बिल्कुल बढ़िया। कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो मैम, जब हम टैरो की बात करते हैं ना, तो एक अलग सा हमारे दिमाग में, हमारे सिनेरियो में बन जाता है कि एक कार्ड कैसे हमारी पूरी लाइफ को प्रिडिक्ट करता है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि टैरो होता क्या है, कैसे काम करता है, और क्या हम उससे अपने मेजर इंसिडेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ज्योति, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टैरो जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इन 15th सेंचुरी, टैरो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इटली एंड वो एज अ गेम ही इंट्रोड्यूस हुआ था। वहाँ के लोग टैरो को, जैसे हमारे इंडिया में कार्ड्स खेले जाते हैं, वो टैरो के साथ गेम खेलते थे। बट लेटर इन 18th सेंचुरी, फ्रेंच पीपल ने टैरो के साथ कुछ प्रिडिक्शंस करनी शुरू करी। उन्होंने इजिप्शियन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना शुरू किया एंड स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जब वो मिस्ट्री सॉल्व होने लगी, उनके प्रिडिक्शंस ठीक लगने लगी, देन दे इंट्रोड्यूस दिस टैरो टू द अकल्ट साइंस। ओके। यस, तो दिस इज हाउ टैरो वाज इन्वेंटेड। ओके। तो ये टैरो, जिसे हम कहें कि कार्ड गेम्स कह सकते हैं हम इन्हें, तो ये हमारी लाइफ को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज। हम जैसी एनर्जीज उनको देते हैं वैसे आंसर्स हमें मिलते हैं। इफ़ वील गिव देम पॉजिटिव एनर्जीज तो वील गिव पॉजिटिव आंसर्स, इफ़ वील गिव देम नेगेटिव एनर्जीज तो वील गेट नेगेटिव आंसर्स। अच्छा, तो ये मतलब किसी टैरो रीडर के ऊपर ही होता है? नहीं, ये क्लाइंट के ऊपर भी होता है ना। ओके। इफ़ यू आर कमिंग टू मी विथ नेगेटिव एनर्जी तो वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत पॉजिटिव आंसर्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अपसेट तो आई विल डेफिनेटली से कि ज्योति, हम इसकी प्रोडिक्शंस थोड़ी देर बाद करेंगे, वेन एवर यू विल बी कंफर्टेबल, वेन एवर यू आर क्लियर इन योर माइंड। ओके। सो दिस इज हाउ टैरो वर्क्स। तो सर, प्लैनेट्स हमसे तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हमारे मूड्स, हमारे बैंक बैलेंस तक को इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? ज्योति, इसमें ना आप देखो कि प्लैनेट्स तो बहुत दूर हैं। जी। अब हम 2 प्लैनेट्स को तो देख सकते हैं, जैसे सूर्य को और चंद्रमा को, और ये करोड़ों किलोमीटर हमसे दूर है। ठीक है, तो सूर्य हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है, सारी चीज़ें हैं, एनर्जी देता है, सब कुछ देता है। और चंद्रमा जो है वो हमारे मूड का कारक है, मन का कारक है।
तो आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा के दिन आपको नींद कम आएगी, ठीक है, और समुद्र में लहरें भी बहुत बढ़ जाती हैं। जी। ये तो साइंटिफिक है, ये तो साइंस ने बता रखा है कि इन दिनों में ये चीज़, तो ये इफेक्ट डाल रहे हैं। और हमारे शरीर में ही 70% पानी है, बिल्कुल सही। तो पानी चंद्रमा है, मून है, तो ये हमारे मूड स्विंग्स ये सब कुछ करता है। तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट करते हैं। ये तो अभी ये 2 प्लैनेट हम देख सकते हैं, जो बाकी हम नहीं देख सकते, ठीक है, वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। सैटर्न सबसे दूर प्लैनेट है, ठीक है, और वो एक राशि में 2.5 साल रहता है। जी, जिससे सब डरते हैं, हाँ, शनिदेव। हाँ, तो उसका भी इफ़ेक्ट रहता है और उसका लंबा इफ़ेक्ट रहता है, मगर वो स्लो रहता है बहुत, या ठीक है। तो ऐसे प्लैनेट्स तो इफेक्ट हर किसी का आता है, तो तभी तो ये हॉरोस्कोप बने हैं और ये कुंडली वगैरह बनी है, और हमारा एक बताया गया है कि हमारी ये नेचर है, हमारा आगे का पाथ कैसा है, ये सब। तो अगर मैं बात करूं कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? क्या है दोनों के असली असली मूल आधार? मैम एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपका कब जन्म हुआ था, उस टाइम पे आपके प्लैनेट्स कहाँ थे, क्या टाइमिंग्स थी, नक्षत्र क्या थे, उसके अकॉर्डिंग उससे आंसर्स मिलते हैं। टैरो आपकी करंट एनर्जीज को कैच करता है। टैरो के आंसर्स आपके करंट एनर्जीज से मिलेंगे। विथ एस्ट्रोलॉजी यू कैन प्रिडिक्ट लॉन्ग टर्म फ्यूचर, बट विथ टैरो आप शॉर्ट टर्म इवेंट्स को सिर्फ देख सकते हैं, उससे बहुत लंबे आंसर्स नहीं मिलते और ढूंढने भी नहीं चाहिए। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो एक दूसरे के बिना आधे हैं, क्यों सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक पूरा मैप है, ठीक है, और जो टैरो है वो चलना सिखाती है, उस मैप के ऊपर, रोड मैप के ऊपर वो चलना सिखाती है। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको हम दूर नहीं कह सकते, क्योंकि पास्ट में भी ना हमारे इंडिया में था, जो इंडियंस थे, पैरेट एस्ट्रोलॉजी किया करते थे। हाँ, तो वो 27 नक्षत्र थे वो कार्ड्स पे, तो उनकी देवी देवताओं की पिक्चर्स थी, तो उसमें एक पैरेट पिक्चर निकालता था, तो उस पे प्रेडिक्शन होती थी, ओके। ठीक है। वो प्रेडिक्शन तो तब भी चल रही थी। तो एक रमल ज्योतिष है, उसमें भी सेम यही ऐसा ही था कि वो पांसे फेंकते थे, जो आपने महाभारत में सुना होगा। जी। हाँ, तो वो 500 से ही प्रिडिक्ट किया करते थे कि क्या नंबर आएगा, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देते थे कि क्या क्या नंबर आएगा, तो वो नंबर ही गिरता था। जैसे उन्होंने महाभारत में बड़ी धोखेबाजी करके कौरव और पांडव को वो किया था। तो ये पास से चलता आ रहा है, ये पास से चल रहा है। अब टैरो इसका एक नया रूप है, मगर उसमें कार्ड्स में काफ़ी कुछ हमारी तो प्रेडिक्शन काफ़ी मैच करती है। जब ये टैरो रीडिंग कर रही होती हैं, किसी की ये टैरो रीडिंग कर रही होती है, और उसकी ही अगर वो हॉरोस्कोप वगैरह लेकर मेरे से बात करती है, तो प्लैनेट सेम आते हैं, जो प्लैनेट्स इसको समझ में आते हैं कि हाँ ये प्लैनेट्स उसके ख़राब जा रहे हैं, और मैं भी वही बताता हूँ कि इसकी ये दशा अंतर्दशा ख़राब है, ये प्लैनेट्स ख़राब है, तो फिर सेम होता है। तो ये बिल्कुल आसपास ही हैं। अच्छा, तो सर अगर हम डीप जानना चाहें कि एस्ट्रोलॉजी जो हमारे इतने दूर बैठे प्लैनेट्स हैं हमें कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या है इसके पीछे साइंस? क्या एक प्लैनेट हमारी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करता है? नहीं, एक प्लैनेट नहीं डिज़ाइन करेगा, ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 के 9 डिज़ाइन करेंगे। और जो जिस समय हमने जन्म लिया, सबसे बड़ी बात, उस टाइम वो प्लैनेट्स किस पोजीशन पे थे, सभी के सभी, ठीक है। तो वो एक जस्ट लाइक एक पिक्चर बन जाती है उसकी, या ठीक है। वो पिक्चर पे आपने उस पिक्चर को पकड़ लेना है कि वो पिक्चर है, ये एक आपका पूरा लाइफ सूट रहेगा। मगर प्लैनेट्स तो घूम रहा है ना, बिल्कुल सही। हाँ, प्लैनेट्स तो मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे मूवमेंट्स होगी प्लैनेट्स की, वैसे ही इंसान की लाइफ चलती जाएगी। ओके। तो सर जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि प्लैनेट्स में मेजर ट्रांसमिशंस आ रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, या कह लीजिए कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है, तो उन पे हमारी लाइफ पे भी प्रभाव पड़ता है। तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, या फिर हम इसको कैसे इम्पैक्ट करें कि अगर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं? मन है इंसान का, ठीक है। जी। आपके मन में अभी आया कि मैंने ये करना है, ठीक है। मन मन है मून, चंद्रमा, क्योंकि वो 2.5 दिन में
अपना राशि बदल लेता है। आप 2-2.5 दिन एक मूड में रहोगे, फिर 2-2.5 दिन बाद दूसरे मूड में हो गए ना ऐसे। जी, बिल्कुल। हर कोई होता है। तो ये चंद्रमा का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे मन पे पड़ता है, ठीक है? मन में कोई बात है, हम उसको अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं और फिर आगे उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट बहुत रहता है, ये इफ़ेक्ट। और धीरे-धीरे बाकी प्लैनेट्स भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। किन की दशाएँ चल रही हैं, किन की अंतर्दशाएँ चल रही हैं। अब इसमें हम अगर एक लाइफ चार्ट बना लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मगर जैसे करंट कोई सिचुएशंस होती हैं ना, जो बिल्कुल करंट सिचुएशन है कि हाँ, अभी उस बंदे का कैसा इस टाइम उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्योंकि वो परेशानी में ही आएगा, परेशान होगा, वो कहेगा मेरे टैरो कार्ड देख दो। तो वो करंट पोजीशन में आपको पता चल जाएगा कि इसकी पोजीशन इस टाइम करंट में क्या है और इसके साथ अभी 10-15 दिन में या 1 महीने में क्या हुआ है। हाँ, अगर वो एक अच्छी सिचुएशन से निकल के आया तो पहला कार्ड उसका बहुत अच्छा आ जाएगा कि करंट में अगर उसका खराब है तो आज उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। और जो नेक्स्ट थर्ड कार्ड हम निकालेंगे तो उसमें फ्यूचर का पता चल जाएगा कि आगे उसके साथ 1-2 महीनों में क्या होने वाला है। मतलब एक जो हम ये कह दें कि शॉर्ट में जो शॉर्ट पीरियड होता है तो वो टैरो बहुत अच्छा बताती है। ओके, मतलब हम टैरो कार्ड से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जान सकते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड। ओके, तो मैम कैसे, अगर किसी को गाइडेंस देनी हो, किसी लाइफ के मेजर इवेंट्स हो, तो इसको कैसे हम हेल्प करते हैं? आप कैसे अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि जैसे उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, किसी की शादी के डिसीजन है, अब वो तो लाइफ में सबसे मेजर इवेंट है, उसी के ऊपर पूरी लाइफ निर्भर करती है आगे की, तो क्या टैरो उसमें भी हेल्प देता है? मैम, शादी एक मेजर इवेंट है, लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं पूछने कि हमारा ये पार्टनर है और इसका ये नेम है, आप मुझे इसका कार्ड निकाल के दिखाइए कि इसका नेचर कैसा है। तो वो नेचर बहुत इजीली टैरो से प्रिडिक्ट हो जाता है ओके। विद द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ऑब्वियसली, बिकॉज जो हमारे सामने बैठा है उसकी तो हम एनर्जी से बता देंगे, लेकिन जो हमारे सामने नहीं है उसका तो नेम और डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए। तो उसका नेम लेके हम उसका टैरो कार्ड निकालेंगे और किसी का नेचर कैसा है और कौन देखने में कैसा है वो टैरो से हम इजीली उसको बता देंगे। तो हम इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका पार्टनर फ्यूचर में कैसा होगा और उसकी आपके साथ बॉन्डिंग कैसी रहेगी। बट जैसे हमें अगर बहुत सालों का अगर पूछना हो कि इतने साल हमारे कितने, तो फिर वो हमें एस्ट्रोलॉजी में देखना पड़ेगा। टैरो से वी कैन ओनली प्रेडिक्ट कि हाँ ठीक है, ये आपका लाइफ पार्टनर का नेचर ये है और इसके साथ आपकी बॉन्डिंग ठीक रहेगी, बट बहुत दूर का नहीं बता सकते। फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड हम बता सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आजकल नई जनरेशन आ रही है, उनको हर चीज़ जाननी होती है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन अगर वो बात करें एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं उनका मन थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि जब भी कोई पंडित जी के पास जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को यूजुअली पंडित जी से डिनोट किया जाता है, तो अगर कोई भी पंडित जी या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो उनको डरा देते हैं कि ये दशा चल रही है, शनि की दशा है, राहु केतु, ये 3 मेजर ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा डराने में काम आते हैं। तो आप इस जगह पे एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखो, ज्योतिष में ना मैं तो ये कहता हूँ जो डराता है वो दुकानदार है। ठीक है, जो डराएगा ना वो दुकानदार है, उसने अपनी दुकानदारी करनी है। वो डरा डरा के जी उसने अपने स्टोन बेचने हैं, ठीक है, उसने पूजाएं पाठ करवाने हैं, जिनका बहुत बड़े बड़े अमाउंट ये लोग ले रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि कोई बंदा वैसे ही दुखी है, वैसे ही परेशान है, तो वो आगे आगे और दुखी कर रहे हो तुम उनको। बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा वो ज़्यादा गलत काम आज के दिन मार्केट में चल रहा है। और वो दे आर पूरे प्रोफेशनल हैं, पूरे प्रोफेशनल। हमारे ज्योतिष में ना ये कभी भी नहीं था। फॉर एग्जांपल जैसे शनि की साढ़े सती पे बहुत डराया जाता है, बहुत डराया जाता है। और मेरा मानना है कि जो शनि की साढ़े सती है ना, एक तरीके की इंसान की ना मतलब सबसे ज़्यादा अचीवमेंट उसी टाइम मिलती है। अच्छा। होता क्या है, शनि क्या होता है, शनि चंद्रमा के जब नज़दीक पहुंचता है एक राशि पहले, तो वो साढ़े सती का स्टार्ट होता है, 7th हाउस का। और ये शनि जब चंद्रमा के पास पड़े, चंद्रमा मतलब मन, और शनि एक अंधकार है, तो माइंड के ऊपर एक प्रेशर सा पड़ डालता है। वो प्रेशर किस चीज़ का डालता है आपके माइंड पे? वो कहता है परिश्रम करो, मगर
इस साढ़े सती में क्या होता है, वो मन जब प्रेशर डलता है ना, उसको परिश्रम करना पड़ता है, तो वो छोड़ देता है बंदा। कहानी ये है, अगर उस टाइम बंदा स्ट्रांग हो जाए, परिश्रम करना शुरू कर दे, तो वो बहुत ऊपर, मैंने साढ़े सती में लोगों को बहुत ऊपर उठते हुए देखा है। मगर आज के दिन साढ़े सती के ऊपर इतना डराया जा रहा है, तुम्हारी तो साढ़े सती शुरू होगी, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया। जी। आप उनको पॉजिटिव करो, आप उनको ये सेटअप करो कि आपको इस टाइम में अपना माइंड को बहुत मजबूत करना है, अपने अंदर पूरी एनर्जी लानी है। सेम ऐसे मांगलिक में भी होता है। हमें कहते हैं कि मांगलिक दोष है, मांगलिक, मगर वो उसमें ये होता है कि मंगल उसकी स्ट्रांग पोजीशन पे है। अच्छा। हाँ, मंगल चाहता है कि फुल एनर्जी लाओ, अपने अंदर फुल एनर्जी। अब मांगलिक के अंदर ना ये कहते हैं कि जी मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ शादी नहीं हो सकती, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, मांगलिक, अभी मैं केस देख रहा था, लोगों ने उस बंदे को बहुत डरा दिया, बहुत डरा दिया। अभी तुम मांगलिक हो, मतलब लेडीज़ को कहा कि तुम मांगलिक हो और आपके हस्बैंड नॉन मांगलिक है, तो ये तो प्रॉब्लम होगी। आज भी 18 साल से बहुत वेल सेटल्ड है। अब वो कैसे है, वो मांगलिक थी लेडी, मगर वो आज एक ना उसने प्रोफेशन ऐसा चूज़ कर लिया मेरी कंसल्टेंसी के बाद, कि उसमें वो मांगलिक यूज़ होने लग गया। ओके। हाँ, उसने एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप खोली और वो सारी एनर्जी वहाँ पर यूज़ होनी शुरू हुई। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके प्लैनेट्स ऐसे बैठे हुए थे, उसका मंगल हमने यूज़ कर दिया और आज भी दोनों बहुत सुखी हैं। और लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं जी तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, ये तुम्हारे हस्बैंड परेशानी में आ जाएंगे, ये और हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल, मतलब यही डरा डरा के वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये बात होती है, क्योंकि सारस्वती एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शनिदेव, जिसे सबसे ज़्यादा कहते हैं ना डिसिप्लिन का कारक बोला जाता है, डिसिप्लिन के ओनरशिप मानी जाती है, उनके नाम पे बहुत डराया जाता है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उनकी डिसिप्लिन उनसे मेहनत करवाने के लिए या करने के लिए बहुत डरते हैं। और अगर मैं बात करूँ मांगलिक दोष की, तो ये जैसा आपने कहा कि मांगलिक दोष है तो नॉन मांगलिक के साथ शादी नहीं होती, या मैंने ये भी देखा है कि पेड़ के साथ पूजा करा देते हैं, या अलग अलग तरीके से पूजाएं हो रही हैं कि भाई उनका मांगलिक दोष डाउन हो जाए। मांगलिक क्या होता है, जब मंगल लगन में हो, ठीक है, 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो लगन कुंडली में, और 8th हाउस में और 12th हाउस में हो, तो हम उसको मंगल बताते हैं कि मंगल इन हाउस में है तो मांगलिक है। ठीक है, क्योंकि इस इन हाउसेज में ना मंगल का असर एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओके। हाँ, तो वो ज़्यादा असर होने के मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उसको परेशान करेगा। ठीक है, अब मांगलिक कहाँ पर यूज़ होता है, जब शादी का मैच होता है। तो मेरा मानना है कि जिस हाउस में मंगल हो, अगर उसकी पार्टनर का उस हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट, तेज प्लेनेट, जैसे सूर्य हो गया, मतलब जो मुकाबला कर सके मंगल का, ठीक है, राहु, उस हाउस में अगर उस पार्टनर का भी दूसरा हाउस में सेम अच्छा प्लेनेट हो, मुकाबला करने वाला है, तो बहुत अच्छी मैचिंग हो जाती है दोनों की। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुकाबला हो रहा है ना, उसमें मंगल मजबूत है, तो उसकी पार्टनर का भी उसी हाउस में दूसरा प्लेनेट बहुत मजबूत है, तो वो आपस में मुकाबला कर लेते हैं। तो मैंने ऐसी मैरिज देखी है और बहुत अच्छी चल रही है। ओके। हाँ, मुकाबला करने वाला प्लेनेट होना चाहिए। और मैंने काफ़ी देखे हैं जो दोनों मंगलिक है, वो 4 दिन भी नहीं रहे इकट्ठे। तो एक बात मुझे आप लोगों से जाननी है कि अगर सितारों में ही सब कुछ लिखा है, अगर वहीं से हम सब कुछ बन के आया है कि हमारे फ्यूचर में क्या आना है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ही ज़रूरत है? आपका क्या कहना है मैम? ज्योति जी देखिए, हमें अपने कर्म तो करने ही पड़ते हैं ना। अब हम रात को अगर अपना दरवाज़ा लॉक किए बिना सो जाएं और सोचे कि नहीं जी, तो जो होना है वो हो जाएगा, चोरी होनी है तो वो तो लॉक दरवाजे में भी हो जाएगी, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। हमें अपना कर्म तो करना ही पड़ता है। तो हमारे स्टार्स में जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन आज हम अपने कर्म अच्छे करके या बुरे करके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने पंजाबी में एक कहावत सुनी होगी कि हमारे कर्म साढ़े हत्था दियां लकीरां नूं बदल देते हैं। बिल्कुल। तो बस वही है, आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपको इफ़ेक्ट देंगे, लेकिन आप अगर आज कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो वो शायद बुरा, जो बहुत बुरा होना है वो शायद कम में हो जाएगा,
और अगर आप कुछ गलत करो और आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होना है तो शायद उसमें कुछ नेगेटिविटी आ जाए। तो हमारे कर्म तो बहुत मैटर करते हैं ना हमारी लाइफ में। बिल्कुल सही। हम सिर्फ प्लैनेट्स पर डिपेंड होके नहीं चल सकते, हमें अपना वर्क करना है, प्लैनेट्स अपने वर्क करेंगे। ओके, तो सर आपकी क्या राय है इस पे? मैं आपको ना एक एग्जांपल, एक कहानी के रूप में बताता जी। हूँ। एक इंसान था, वो बहुत मतलब अच्छा स्विमर था। उसने काफ़ी ओलंपिक्स वगैरह जीती हुई थी। ठीक है। तो वो इसको डेस्टिनी को मानता नहीं था। ठीक है, तो वो अपना समुद्र में कहीं जा रहा था, मतलब अपने, तो उसने कहा, चल, उसका मन किया कि चलो मैं समुद्र में बीच में अ, एक बार जंप मार के मैं किनारे तक पहुंच जाऊंगा, मैं अपना करूंगा, स्विम करूंगा। तो वो स्विमिंग करने लग गया। पानी बहुत ठंडा था, मगर वो, उसके अंदर बड़ा वो था कि मैं उसके अंदर स्विम करता गया। लास्टली क्या हुआ कि एक नाव उसके पास आई और उन्होंने कहा कि तुम डूब रहे हो शायद, तो हम तुम्हें बचा लें। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो स्विम करके ही पहुंचना है। तो वो चलेगी नाव। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो स्विम करता रहा, मगर उसको किनारा नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ, कौन से किनारे पे जाऊँ। तो एक दूसरी नाव भी आई उसके पास। उन्होंने बचाने की कोशिश की, भी हम बचा लें तेरे को। वो कहते हैं, नो नो, मैं अपने आप ही स्विम करके किनारे पे पहुंच जाऊंगा। मगर एक्चुअली वो उल्टे रास्ते चल रहा था, किनारे की तरफ नहीं, समुद्र में और अंदर जा रहा था। अच्छा। हाँ, तो नेचुरल था कि वो कितना स्विम कर लेता। लास्टली वो डूब गया। डूबने के बाद जब वो ऊपर परमात्मा के पास गया, भगवान के पास, तो उसने कहा कि भी मेरी डेस्टिनी में ऐसा था क्या, मैं, मेरे भाग्य में ऐसा था कि मैं मरना, मैंने तो मेहनत बहुत की। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मेहनत तो बहुत की, तो मगर तेरे भाग्य में नहीं था। तेरे भाग्य में तो नहीं था। मैंने एक बार नहीं, 2 बार तेरे पास नाव भेजी भी तुझे बचा लिया जाए। ठीक है, मगर क्या हुआ, तूने तूने हाथ बढ़ाया ही नहीं। तुझे उसी मेहनत पे ही रहा, तूने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा नहीं। तो ऐसे ही है, फ्री विल क्या है, हम अपने आप अपनी विल को बना सकते हैं। वो हमारा डेस्टिनी नहीं है। वो तो हम जो करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वो वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल सही। सर इसमें एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ बोली जाती है एस्ट्रोलॉजी में कि जो भी हम लोग अब भोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक पैटर्न से चलता आ रहा है, हमारे पुराने कर्म जो हैं जिनके हमें भोगना रह गया था, तो वो हमारे सामने इस जन्म में आते हैं। तो क्या ये सही है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने वैसे लास्ट एपिसोड में इसके बारे में बिल्कुल बताया था भी, ये कर्मास कैसे होते हैं, इसमें क्या चेंज हम नहीं कर सकते, क्या चेंज हो सकता है। तो लास्ट में तो यही है कि फ्री विल, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है ना, अभी प्रेजेंट, जो पास्ट में बीता वो तो हो गया। ओके। अब जो चल रहा है ना, अब हमारे हाथ में है। हाँ, आपने जैसे सोशल मीडिया का बात की, तो सोशल मीडिया पे लोग कई बार काफ़ी कुछ गलत चीज़ें भी देखते हैं। ठीक है, उनका एल्गोरिथम ही ऐसा बन जाता है कि बार बार जब वो स्क्रॉल ही वो चीज़ें करते हैं तो वही आएंगी। ठीक है, अगर आप धार्मिक चीज़ें देखो, भगवान की मोटिवेशनल चीज़ें देखो, तो क्या होगा, आप मोटिवेटेड होगे, आपका एल्गोरिथम क्या होगा, वही आएगा। तो ये आपके हाथ में है ना, ये फ्री विल है आपकी, आप कैसा देखना चाह रहे हो सोशल मीडिया को। ओके। तो ये बात ना, मतलब आपकी, आपका थॉट्स ही आपके बारे में बताएगा कि आपका, जो आपकी थॉट्स है, जो अभी आपकी थॉट्स चल रही हैं, ठीक है, तो वही आपको बनाती हैं। जो सोचोगे वही बनोगे। ओके, तो मैम आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर? मैम सी, मैनिफेस्टेशन तो बहुत काम करता है। थॉट्स तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं ना। तो ऑब्वियसली अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी। हाँ, हमारे पिछले पास्ट के कर्म हैं जो शायद हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि आज अगर आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव थॉट्स आने ही ना दो, तो अगर आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स आके निकल जाएंगी, उसमें आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। ओके। मैं एक ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर ये नक्षत्र में हमारा स्टॉल था। तो वहाँ पर ना एक लेडीज़ आ गए।
तो उन्होंने मतलब मैं स्टॉल में नहीं था, मैं फूड कोर्ट में था, चाय वगैरह पीने गया था। तो स्टॉल में और हमारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, 3-4 एस्ट्रोलॉजर, 1-2 टैरो रीडर थे। ओके। तो वो लेडी ने आके ना अपना होरोस्कोप रखा सबके आगे। तो वो कहती हैं आप मेरी प्रेडिक्शन करो। ठीक है। ठीक है। तो उनकी सब ने प्रेडिक्शन करनी शुरू कर दी। पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने, दूसरे ने, तीसरे ने, फिर 2-3 टैरो रीडर भी आ गई। तो उनकी का वो देखने लग गए। तो वो कह रहे कि सब की फेल प्रेडिक्शन। अच्छा। हाँ, वो कहती मेरी आप प्रेडिक्शन कर दो सही। कहती आप वो जो भी क्वेश्चन पूछे, आप ये हो, आप ये करते हो, आपकी नेचर ऐसी है। आप इवन कई बंदों ने तो उनका डाइवोर्स तक बता दिया भी, आप डाइवोर्स हो चुका है आपका, ये हो गया, आपके साथ ये परेशानी आई है। तो वो मैच नहीं कर रहा था बिल्कुल। तो एक मेरे मित्र हैं, उनका मतलब वो वहीं थे। तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी कुंडली किसी को समझ नहीं आ रही ना, तो खुराना जी को बुलाओ। तो वो मेरे को कॉल आई कि आओ, एक बार आओ, स्टॉल में आओ, तो एक बार उनकी कुंडली देख दो। तो मैंने गया, मैंने उनका देखा। मैंने देखते सारी उनको पता है क्या कहा, आप या तो तंत्र मंत्र या एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हो। पहली बात ही मैंने होरोस्कोप देख के, क्योंकि होरोस्कोप इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, वो हैरान होगी। वो पहले खड़ी हो जा रही थी और मैंने जैसे बोला वो बैठ गई वहीं पर। कहती आपने कैसे देख लिया? ओके। हाँ, वो कहती आपने ये देखा कैसे? मैंने कहा इतनी होरोस्कोप खराब होने के बाद आप मेरे सामने खड़े कैसे हैं? आपको तो कितनी सारी बीमारियां होनी चाहिए, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब होनी चाहिए, मगर आप भी बिल्कुल सेट बैठे हो। तो इट मीन्स आपने अपने आप को तंत्र और मंत्र से ठीक किया हुआ। ओके। तो वो उसने मुझे बताया, उनका गुड़गावा में 1100 यज्ञ का वो है, वो खुद हस्बैंड वाइफ यज्ञ करवाते हैं लोगों के। अच्छा। और इतने मंत्र, वो कहती मैंने तकरीबन 15.5 लाख शनि के मंत्र पढ़े हुए हैं। सूर्य के कहते 10 लाख, मतलब लाखों में बात कर रही थी, क्योंकि वो हर रोज यज्ञ करवाते हैं और 1100 यज्ञ हैं वहां पर। तो जो लोग इतने मंत्र कर रहे हैं, परमात्मा को इतना याद कर रहे हैं, तो उनकी क्या बिगड़ेगा? वो तो अपने कर्मों को सीधा कर रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने उसको यही कहा, मैं कहा आप मेरे सामने इस पोजीशन में खड़े हो, तो इट मीन्स हॉरोस्कोप तो मैंने देख लिया जी। भी, ये इसका तो मैंने देख लिया, मगर आपने कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त की हुई है, और वो सिद्धि ही थी। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मेरे को इनवाइट किया कि आप हमारे पास जरूर आइए, क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि इसने मतलब वो चीज़ पहचान ली जो कोई पहचान नहीं पा रहा था। बिल्कुल सही। हाँ, तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा प्लेनेट खराब है। उनके उच्चारण अच्छे करें, उनको साध लें, कोई चीज़ को साध लें, सिद्धि कर लें उसके ऊपर, तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो मैम, अगर मैं टैरो के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँ, अगर जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी या कह लीजिए नज़र लग गई है, तो क्या हम टैरो के थ्रू ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं? और अगर है, तो कैसे हम उसको रिमूवल के लिए भी क्या आप रेमेडीज़ देते हैं? मैम बिल्कुल रेमेडीज़ देते हैं एंड प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं टैरो के थ्रू। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी के ऊपर कोई ईविल आई है और कुछ नेगेटिव एनर्जी उसके पास है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसकी कुंडली, होरोस्कोप या टैरो देखने की ज़रूरत पड़े। सामने इंसान का ऑरा बता देता है कि वो किसी नेगेटिव एनर्जी के अंदर है। उसकी आईज़ बता देती हैं, उसके फेस के एक्सप्रेशंस बता देते हैं, उसका बात करने का तरीका बता देता है कि इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट है। बाकी हाँ, हमारे टैरो में कुछ 2-3 कार्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मून कार्ड है, डेविल कार्ड है, जो बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग किसी नेगेटिव एनर्जी के वश में है या इसके ऊपर किसी नज़र का साया है। और वो कार्ड्स देख के जो हमारे सामने आता है, जब हमें पता चलता है कि ये किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, उस तरीके का ही रेमेडी हम उसको देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रेमेडी में सिर्फ पूजा पाठ ही बतानी पड़ती है, जिससे उनका ऑरा क्लीन हो जाता है। कभी कभी कुछ मेजर रेमेडीज़ भी करवानी पड़ती हैं। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि वो किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी किस लेके आ रहा तरीके है। की एनर्जी लेके आ रहा है। मैनी अ टाइम इट हैपेंस कि नेगेटिव कोई एनर्जी नहीं है, बट वो एक थॉट प्रोसेस ही उसका इतना नेगेटिव चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कोई बाहर की नेगेटिव एनर्जी हो, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, उसके घर के इश्यूज़ की वजह से उसका अपना ऑरा इतना नेगेटिव हुआ पड़ा है, तो वो क्लीनिंग के लिए सिर्फ पूजा पाठ इज़ सफिशेंट। बट अगर कोई ब्लैक मैजिक या
एनी अदर नेगेटिव एनर्जी इज देयर, तो उसके लिए थोड़ा कुछ मेजर रेमेडीज करानी पड़ती हैं, एंड वो टैरो में बिल्कुल पता चलता है। तो सर अगर हम इसको ही एस्ट्रोलॉजी की पर्सपेक्टिव से देखें तो कैसे आप उसे जस्टिफाई करेंगे? देखो, ज्योतिष में ना सिंपल सा है। आपने कभी देखा होगा कि एक घर का ना माहौल बड़ा खुश वाला बना हुआ है, जी। ठीक है, बहुत खुशी वाला। तो एक इंसान कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी का अंदर आएगा, वो एकदम माहौल वहाँ पर बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कई जैसे शादियाँ देखिए, शादी हो रही है, कोई ऐसे झगड़ा हो गया वहाँ पर, सब कुछ वो परेशानी खड़ी हो गई। तो ये सब नेगेटिव एनर्जीज ही होती हैं जो एक नॉर्मल चलती हैं। बाकी जो एनर्जीज जैसे आजकल जो जादू टोना या ऐसा कुछ होता है, वो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये दशाएं अंतरदशाएं ही सब कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं। मेरे एक ना क्लाइंट है, मैं गुजरात में, उनका स्टील का फैक्ट्री है, बहुत बड़ा काम है। तो वो मेरे को ना 2-3 साल पहले मिले। तो उन्होंने बताया कि यार मेरी वाइफ की ना बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो उनको मैं कई जादू मंत्र वालों के पास ले गया हूँ। उनको उनको कोई ओपरी है या वो है, मतलब इस तरीके से बहुत परेशान था। उसने पैसा भी बहुत खर्च किया। तो मैंने कहा आप मेरे को हॉरोस्कोप दिखाओ। मैं कहा मैं हॉरोस्कोप देखूंगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, वो। तो मैंने उनको ना एक ईयर पूछा कि मैंने कहा इस ईयर के बाद आपकी वाइफ को ये प्रॉब्लम आई है? कहते हैं हाँ, इसी ईयर के आसपास शुरू हुआ है। तकरीबन वो ये समझ के चलो, वो 15 साल से उस टेंशन में चल रहे थे। तो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने उनको कहा कि ये प्रॉब्लम आपकी 3 साल के बाद जाएगी। अच्छा। तो वो कहते कि आपने ये कैसे कह दिया 3 साल के बाद? और वो भी हार चुके थे। कहते थे कि हो ही नहीं सकता, ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ना घर में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी कि वो खड़े हैं, एकदम शीशा टूट के उनके पास आके गिरा। ठीक है, तो ऐसा उनको हो गया था। वो तभी डर डर के इन लोगों के पास जा रहा, और इतना पैसा खर्च किया था उन्होंने। मगर मैंने देख लिया कि ये दशा के ही प्रॉब्लम है। सैटर्न की दशा चल रही थी, तो शनि में जब वो शनि की दशा उनकी स्टार्ट हुई, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो वो दशा पूरा टाइम लेती है। ओके। हाँ, तो मैंने उनको कहा 3 साल में होगा, मगर इसके हम ऐसी रेमेडीज मैंने उनको डिज़ाइन करके दी, और उन्होंने की। जो जिस प्रॉब्लम में थी, बहुत ही कम हो गए। मतलब ये समझो कि वो 100% में थी, वो 30 to 40% पे आ गई वो प्रॉब्लम, जो उसकी हेल्थ में थी या जहाँ पर भी थी, वो अच्छा। कम होनी शुरू होगी। और पूरे 3 साल बाद आज बिल्कुल ओके हैं। हाँ, मगर वो कहते हैं हाँ, मैंने उनको ठीक किया, मगर ऐसा नहीं था। दशा टाइम उनका ऐसा जाना था, ऐसा पीरियड जाना। मगर उनकी जो हालत थी ना, आपको भी ऐसा लगेगा कि उसमें कोई भूत या कुछ ऐसा या कुछ है, वो आ गया। अच्छा। हाँ, मतलब वो पूरा दशा ने उसको उस चीज के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। वैसे मेन इसमें मून कारक रहता है, चंद्रमा, और इसमें राहु और केतु की भी काफी एनर्जी रहती है। उनका, हाँ, उनकी भी उनकी ट्रांजिट, उनके सिस्टम देखने पड़ते हैं। और मून का डिस्टर्ब मतलब मन डिस्टर्ब। जैसे मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ जी। कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो बहुत मज़ा आया जब सब बात करके, मैम बात करके। लेकिन अगर हम बात करें ऑकल्ट साइंस की, और बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ रह गया है हमारा जो हमें आप लोगों से जानना है। तो हम चाहते हैं कि हम इसी को और कंटिन्यू करें एक और पार्ट में, क्योंकि पॉडकास्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमें थोड़ा सा अलाउ नहीं करता। लेकिन हम इसे ज़रूर एक सेकंड पार्ट में ज़रूर कवर करेंगे, और बहुत कुछ और इसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ज़रूर, क्योंकि आज के बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें हम और भी नए टॉपिक्स को, और भी नए एस्पेक्ट्स को जो हमारे टैरो और एस्ट्रोलॉजी में मिलते जुलते हैं, या कह लीजिए जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उनको हम दोनों के एस्पेक्ट्स पे, दोनों के नज़रिए से देखेंगे और उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।